जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोटी फॉर सक्सेस में। आज मैं आपसे संविधान के बारे में चर्चा करूंगा। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम जानते हैं कि संविधान होता क्या है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संविधान की परिभाषा ये है कि जनता द्वारा निर्मित नियम एवं कानूनों का वह संकलन, यानी कि पुस्तक, जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जनता में कौन आएगा। जनता में देश के सभी नागरिक जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव किया उन्होंने, ठीक है। उस संविधान सभा के सदस्यों ने नियम एवं कानून की एक संकलन तैयार किया, नियम और कानूनों का एक संकलन तैयार किया, यानी कि एक पुस्तक तैयार की जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम है और कानून है, और जिससे देश व राज्य की शासन व्यवस्था चलती है, वह संविधान कहलाता है। जैसे हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, BN राव ने, इन्होंने एक ऐसे पुस्तक तैयार की जिसमें देश को चलाने के लिए नियम और कानून है, उसे हम संविधान कहते हैं। और हमारे देश के ऊपर किसका शासन है, तो हम कहेंगे संविधान का शासन है, ठीक है, विधि का शासन है, ठीक है। तो अब शुरुआत देखते हैं, संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे ये अभी आता है। तो विश्व में संविधान की शुरुआत सबसे पहले होती है ब्रिटेन से, ठीक है। यानी कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है, ब्रिटेन का है सर, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यानी कि लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, अलिखित है, और विश्व का सबसे पुराना संविधान है। उसके बाद आता है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में 1789 के अंदर इन्होंने लिखित संविधान तैयार किया अपना, इन्होंने अपना संविधान लिखित रूप से तैयार किया। तो दूसरे नंबर पे अमेरिका, यानी कि अलिखित संविधान सबसे पुराना ब्रिटेन का, लिखित संविधान सबसे पुराना अमेरिका का। और एशिया महाद्वीप में, 7 महाद्वीप में एक एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, उस एशिया महाद्वीप में सबसे पहले किसने तैयार किया, तो जापान ने तैयार किया 1860 में, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत की विशेषता क्या होगी संविधान के बारे में, कि भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि भारत के संविधान में सबसे बड़ा लिखित रूप भारत का है। तो अब चर्चा करते हैं भी संविधान बनाया कैसे, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। हमारे देश में तो राजाओं महाराजाओं का शासन था, तो ये संविधान कैसे सामने आया, भी इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी बनाने की। तो इसकी शुरुआत होती है, भी देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास का क्रम कैसे शुरू होता है। भारत में संवैधानिक विकास का क्रम कैसे शुरू होता है, तो इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो 3 चरणों में भारत का संवैधानिक विकास हुआ। 3 चरण कौन कौन सी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, इसको हम आगे शॉर्ट में EIC के रूप में पढ़ेंगे। EIC के अधीन विकास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो अधीन जो विकास हुआ। उसके बाद ताज सम्राट, यानी कि अंग्रेजों का शासन था इंग्लैंड में, उस इंग्लैंड के सम्राट के अधीन शासन में जो विकास हुआ। और उसके बाद हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। 3 चरण है इसके। तो सबसे पहले हम चरण देखते हैं कंपनी का शासन, कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देखते हैं। ये इसकी चरण रहा 1773 से 1858, इसको पढ़ते हैं हम 1773 से 1858, क्योंकि 1773 में सबसे पहला प्रथम चार्टर एक्ट, यानी कि राजस्व पत्र आया। सर्वप्रथम चार्टर एक्ट किसको माना जाता है, 1773 के। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है भी 15वीं-16वीं सदी में हमारे ऊपर, भारत के ऊपर मुगलों का शासन था, यानी कि 1591 के करीब अकबर का शासन था दिल्ली में। 1591 के करीब अकबर का शासन था, जो 1605 तक चला। तो 1591 में रोल्फ पिच नाम का एक अंग्रेज यात्री, जो ब्रह्मांड और विश्व और भारत की यात्रा करके इंग्लैंड वापस लौटा था। ये इंग्लैंड का यात्री था रोल्फ पिच, ठीक है। ये अंग्रेज यात्री था। ये अकबर के समय, यानी कि 1591 में अकबर का समय था। इसके समय भारत व पूरे विश्व की यात्रा करके वापस इंग्लैंड लौटा था। और इसने वहाँ पर जाकर क्या बताया कि अकबर, इसने देखा भी यहाँ सब जगह घुमा था, इसको पता चल गया भी कहाँ पे कितना व्यापार है, कौन सबसे ज़्यादा अमीर है,
तो इसने इंग्लैंड में जाकर बोला कि अकबर समकालीन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति है, यानी कि पूरे विश्व में 1591 के करीब 16वीं सदी में अकबर सबसे धनवान व्यक्ति है और भारत सबसे धनवान देश है। तो इसकी बात सुनकर वहाँ के व्यापारियों में उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा धन है तो क्यों ना वहाँ पे व्यापार किया जाए। तो इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 100 से ज़्यादा व्यापारी थे, वहाँ के अलग अलग शहरों के व्यापारी थे, वो इकट्ठे हुए और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब से मानी जाती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में मानी जाती है। ठीक है। और वहाँ की महारानी कौन थी उस समय? 1600 ईस्वी में कौन महारानी थी? एलिजाबेथ प्रथम। वहाँ की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने एक हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस, जो लाइसेंस जारी करते हैं हमारे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, अलग अलग लाइसेंस है, व्यापारियों के लिए अलग लाइसेंस है, ऐसे एक हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस जारी किया, जिसको वो बोलते हैं चार्टर। तो ये चार्टर शब्द का पता चल गया, जो हस्ताक्षर युक्त लाइसेंस है उसे चार्टर बोलते हैं। वो 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया भी आप 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में व्यापार कर सकते हैं। ये इंग्लैंड के निवासी थे, इनको अधिकार पत्र तो इनके पास लाइसेंस तो होना चाहिए भी वे बाहर दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सके। तो वहाँ की महारानी ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, इन्हें एक चार्टर एक्ट पकड़ाया 15 वर्षों के लिए। तो 15 वर्षों के लिए तो जो ये 100+ व्यापारियों की जो मीटिंग थी, इनमें इन्होंने 24 सदस्य चुने। कितने सदस्य चुने? 24 सदस्य। इन 24 सदस्यों से मिलकर इन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर दी, जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन 24 सदस्यों को कंपनी का निदेशक मंडल बोला गया। कंपनी का निदेशक मंडल, जो कि इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शॉर्ट में बोला गया BOD। तो BOD आपको शब्द याद रखना है। BOD कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 24 सदस्य BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक कंपनी गठित हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ये भारत देश में है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में भी, अगर वहाँ की एलिजाबेथ प्रथम ने इनको स्वीकृति प्रदान कर दी, तो यहाँ के किंग से भी इन्हें अनुमति लेनी होगी। यहाँ का किंग कौन था 16 से 8 में? तो 1600 में तो कौन था? अकबर था। उसके समय कोई आया था, उसका पता नहीं। अगर प्रथम इसका आया था अंग्रेजी राजदूत, इनकी ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी ओर से प्रथम अंग्रेजी राजदूत जो आया था, राष्ट्रदूत जो आया था, वो था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। हमें पता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर 16 से 500 के बाद कौन राजा बनता है? जहांगीर राजा बनता है, ठीक है। तो जब ये 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत देश में आएगा तो वहाँ पे इसको कौन मिलेगा? इसको मिलेगा भारत का सम्राट जहांगीर मिला। और जहांगीर से इसने आगरा में मुलाकात की। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की, ये आपको याद रखना होगा। और आगरा में मुलाकात के बाद जहांगीर ने इससे 400 बीघा ज़मीन गिफ्ट की। जहांगीर ने सोचा भी भारत देश से व्यापारी है, इसको नहीं पता था कि अंग्रेज बाद में भारत देश का ये हाल करने वाले हैं। ये तो सोचा भी व्यापारी है, इसने इसका सम्मान किया और इसको 400 बीघा ज़मीन दी और सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी। इसको बोला भी आप सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। परंतु अंग्रेजों से पहले भारत में कौन थे? पुर्तगाली थे। अंग्रेजों से पहले कौन व्यापारी थे भारत में? पुर्तगाली व्यापारी थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। भी जहांगीर से बोला कि अगर आपको इनको अनुमति दोगे तो हम व्यापार, मतलब उन्होंने कोई भी इनको ब्लैकमेल किया जहांगीर को, तो ये फैक्ट्री स्थापित नहीं हो सकी। तो इसका पता लगा अंग्रेजों को। तो यहाँ से अंग्रेजों ने अपने देश इंग्लैंड से 1612 ईस्वी में, कब? 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में नौसेना भेज दी। इंग्लैंड से 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में नौसेना भेज दी।
तो इस नौसेना का पुर्तगालियों से युद्ध हुआ सूरत के पास में। सूरत के पास पुर्तगालियों से युद्ध हुआ, ये समुद्री युद्ध था। इसमें अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो इनका विरोध करने वाला कोई नहीं रहा, तो फिर 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है भी। पहली व्यापारिक फैक्ट्री कौन सी थी, सूरत में स्थापित हुई, कब हुई, 1613 ईस्वी में हुई। इसके बाद जो महारानी एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए दिया था व्यापार यानी कि चार्टर, वो समाप्त हो गया। यहाँ पे 1615 के करीब समाप्त हो गए, 15 साल पूरे हो गए। उसके बाद दिसंबर 1615 में, यानी कि दिसंबर जो कंपनी स्थापित हुई थी 1600 में, उसके कब कंप्लीट हो गया उसका, दिसंबर 1615 में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उसके बाद उन्हें वापस से अनुमति या लाइसेंस चाहिएगा, तो लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए क्या किया, दिसंबर 1615 में ब्रिटिश सम्राट कौन था, इंग्लैंड का सम्राट कौन था, जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स फर्स्ट। तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट ने अपना राजदूत सर टॉमस रो नाम से, ये राजदूत याद रखना आप, सर टॉमस रो। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत सर टॉमस रो को कहाँ भेज दिया, भारत में भेज दिया। किससे मुलाकात के लिए, जहांगीर से मुलाकात के लिए, भी व्यापार की अनुमति प्राप्त करके लाओ आप। तो 10 जनवरी 1616 को ये टॉमस रो भारत में पहुंचता है और अकबर के मैगजीन के किले, यानी कि अकबर के किले जो मैगजीन का किला है, उसमें जहांगीर से मुलाकात करता है। कहाँ पर मुलाकात करता है, अकबर के किले में। ठीक है, जहांगीर से मुलाकात करता है और ये मुलाकात इसकी सफल रहती है और ये क्या करता है, व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है, इसकी व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। सर टॉमस रो जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो ये जो अनुमति थी वो इसको माना जाता है भी, जो अनुमति इसको मिली थी ये पूर्णतः व्यापार करने की मिली थी, पूर्णतः, यानी कि पूर्णतः व्यापार करने की अनुमति कौन प्राप्त की, सर टॉमस रो ने। इसीलिए सर टॉमस रो को अंग्रेजों का प्रथम गवर्नर भी माना जाता है। ठीक है, सर टॉमस रो को अंग्रेजों का प्रथम गवर्नर भी माना जाता है इसी बात के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, 1617 में, 1616 को इसकी मुलाकात हो जाती है। सूरत में इनकी पहले से फैक्ट्री, ये क्या करते हैं 1617 में मद्रास के निकट मुसलीपट्टनम, कहाँ, मद्रास के निकट मुसलीपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक और व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी, यानी कि, और ये मद्रास के निकट जो स्थापित हुई दक्षिण भारत की प्रथम है। जो सूरत में थी वो उत्तरी भारत की थी, और उत्तरी भारत व भारत की प्रथम व्यापारिक कोठी को पूछे तो आप बताना है सूरत की, और दक्षिण भारत की प्रथम पूछे तो आप बताओगे मद्रास वाली, यानी कि मद्रास के निकट जो मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित हुई थी वो दक्षिण भारत की प्रथम थी। इसके बाद इन्होंने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौच में भी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। ठीक है, फिर आता है 1639, समय आता है, समय आता है 1639 में। तो ये दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर इन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना व्यापार स्थापित किया 40 सालों में, फिर उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी ज़मीन भी खरीद ली और इन्होंने क्या किया, वहाँ पे आधुनिक मद्रास की नींव डाल दी, वहाँ पे नगर बसाया और आधुनिक मद्रास नगर बसाया। जो अभी मद्रास है उसकी नींव किसने डाली थी, अंग्रेजों ने डाली थी। और वहाँ पे एक दुर्ग का भी निर्माण किया जिसको बोला जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ये दुर्ग का निर्माण किया है कब, 1639 में। समय बीतता गया 1700 में 1700 में इन्होंने क्या किया, 1700 में इन्होंने बंगाल में फोर्ट विलियम किले और कलकत्ता नगर की स्थापना कर दी। भी बंगाल में भी ज़मीन खरीदी इन्होंने, वहाँ पे फोर्ट विलियम किला बनाया और कलकत्ता नगर की भी स्थापना कर दी। ठीक है, तो इनका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर 1700 के बाद 1707 में एक घटना घटित होती है, भी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद आपको पता है भी औरंगजेब के बाद कोई महान शासक नहीं बचा मुगल काल में, तो दिल्ली का सिंहासन है वो डगमगा जाता है। भी दिल्ली का शासन पे भी युद्ध होने लग जाते हैं दिल्ली के शासन के लिए। तो अंग्रेज भी सोचते हैं कि क्यों ना हम अब राज करें,
ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इतना पैसा हो गया बंगाल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का इनका यही था कि बंगाल में सबसे ज़्यादा खेती होती थी और वहाँ पे इनका एक तरीके से एकाधिकार हो गया राज करने का। तो इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये मतलब सियासत हड़पना प्रारंभ कर देते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, बम्बई और मद्रास को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1707 में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारों को असीमित कर दिया। कंपनी को शासन करने का भी अधिकार दे दिया, व्यापार करने का भी अधिकार दे दिया, सभी अधिकार है वो असीमित कर दिए, इनकी पावर असीमित कर दी। फिर एक घटना घटित होती है 1715 में। 1600 से लगातार घटनाएं घट रही है, अंग्रेज धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो 1715 में एक घटना होती है। 1715 में कौन था मुगल सम्राट, कौन था, फर्रुखसियर था। भारत का मुगल सम्राट कौन था, फर्रुखसियर। तो इसके पास अंग्रेजों ने अपना एक शिष्टमंडल भेजा, यानी कि एक 5-7 अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल भेजा जिसमें जॉन सरमन अध्यक्षता कर रहे थे और उस शिष्टमंडल में एक हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर था। ठीक है, उस शिष्टमंडल में एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था। इस हैमिल्टन ने क्या किया, अभी फर्रुखसियर को एक असाध्य रोग था, एक बीमारी थी उसके, फर्रुखसियर के और उसकी बेटी के। तो इस डॉक्टर ने उनकी दोनों की बीमारी को ठीक कर दिया। तो जब इसने बीमारी को ठीक किया तो ये फर्रुखसियर खुश हो गया। तो इसने पूछा आपको क्या चाहिए, आपको इनाम में क्या चाहिए। तो ये अंग्रेज तेज था, ये बोला कि हमें बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दो, भी हमसे व्यापार करने के लिए पैसे मत लो, जैसे टैक्स लेते हैं वो टैक्स आप हटा दो। तो इस फर्रुखसियर ने उनको अनुमति दे दी और एक दस्तक पास जारी कर दिया। जैसे कहीं टोल पे जाते हैं, जैसे एक आपके पास पास होता है, वैसा एक इनके पास पास जारी कर दिया भी अगर कहीं से सामान आ जा रहा है तो वो पास दिखाओ, और अंग्रेज़ों को बिना टैक्स दिए जाने देते थे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेज़ों का व्यापार, अंग्रेज़ों ने अपना जो माल का वो रेट थोड़ा कम कर दिया, ज़्यादा बिकने लग गया और भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था तो उनको नुकसान होने लगा। तो इससे इनकी ज़्यादा व्यापार बढ़ा और इनके पास पैसे बढ़ने लगे। इसीलिए फर्रुखसियर को गिद्दड़ शासक ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी 1715 में ये हो गया। तो इनका धीरे धीरे जो प्रेसिडेंसी थी जो बंगाल में बनाई थी, मुंबई और मद्रास में तीनों जगह बनाई थी, वहाँ पे इन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए। जैसे इनका ये हेड बना दिया, पहले तो इनका एक ही हेड था, अब इन्होंने क्या किया, मतलब एक ही कुछ नहीं था पहले। तो जब वो जो बंगाल, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनमें इन्होंने एक गवर्नर नियुक्त कर दिया। ठीक है, गवर्नर नियुक्त किया। अब तीनों का अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया, तो इसको क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, दो शब्द है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण के अंदर आप कोई 10-12 जगह हैं, जैसे 10-12 कंपनी है, उसको उनका सिर्फ एक हेड हो तो वो हो जाएगा केंद्रीकरण। और इसमें विकेंद्रीकरण में क्या है, 10-12 कंपनी है, उनका अलग अलग हेड है, तो वह विकेंद्रीकरण। तो 1726 के चार्टर एक्ट को भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण व्यवस्था लागू करने वाला चार्टर एक्ट बोला जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग बहुत बार आता है। पहली बार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1726 के चार्टर एक्ट में लागू की गई। इसके बाद क्या होता है, जब अंग्रेज़ों का अधिकार बढ़ने लगा तो यहाँ के लोकल शासकों को प्रॉब्लम होने लगी, ये कैसा हो रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये मान लीजिए इसको बोला जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना का प्रथम प्रयास किसे माना जाता है, तो प्लासी के युद्ध को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना का प्रथम प्रयास प्लासी के युद्ध को माना जाता है, जो हुआ कब था, 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य, अंग्रेजों की तरफ से तो था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध का कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकलता, बंगाल का नवाब हारा हुआ महसूस करता है। तो इसके बाद ये क्या होता है, भी एक युद्ध और होता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, वो होता है 22 अक्टूबर 1764 को, इसके 7 या 8 साल बाद। ठीक है, इस युद्ध में कौन कौन से शामिल होते हैं, भारत की तरफ से कौन कौन है, बंगाल का नवाब मीर कासिम, ठीक है, उसके साथ है अवध का नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है,
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उस समय 1764 में मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना, ठीक है। और इधर कौन था? कैप्टन मुनरो, ठीक है। कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में थी अंग्रेजी सेना। तो इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध होता है और अंग्रेजी सेना का कैप्टन मुनरो विजयी हो जाता है। जब ये विजयी हो गया तो विजय होने के बाद इनके बीच में संधि होती है, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, जो कब होती है? 1765 में। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती है बहुत बार कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। किन किन के मध्य? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ही होगी, क्योंकि कैप्टन मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इधर कौन था? शाह आलम द्वितीय। इनके मध्य एक संधि होती है। इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भी बंगाल में कंपनी का शासन हो जाता है, भी बंगाल कंपनी जीत जाती है। तो बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है और सारे राजस्व के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बंगाल का कर, बंगाल में जो व्यापार है वो सिर्फ कंपनी करेगी। इस तरह कंपनी का शासन स्थापित होता है। और जो प्लासी का युद्ध है ना, वो प्रथम प्रयास है, और बक्सर के युद्ध में कंपनी के शासन की स्थापना हो जाती है, ये है। और इलाहाबाद की संधि में जो रॉबर्ट क्लाइव की नीतियों के कारण जीता था, तो इसको बंगाल का, जो बंगाल इन्होंने अभी जीत लिया, ठीक है ना, उसका प्रथम गवर्नर किसे बनाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चार्टर एक्ट शुरू होते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ये अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? आपने समझा, अभी शुरुआत होती है 1600 ईस्वी से, जब अकबर के समय आया था, रोल्फ फिच नामक अंग्रेज यात्री आया था। उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया कि भी इतना महान शासक है, इसके पास इतना पैसा है और आप व्यापार करो तो भारत में करो। तो इससे 1600 से शुरू होता है और 1773 तक ये लगभग शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद 1773 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक एक्ट लाए जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश को, मतलब इंग्लैंड के जो राजाओं हैं, उनका भी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है किसकी? इंग्लैंड की है। तो उन्हें लग जाता है भी हम धीरे धीरे भारत पे शासन करेंगे। फिर शुरुआत होती है भारत पे शासन करने की, वो आगे की हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद बताएंगे भी संविधान का निर्माण होना कैसे प्रारंभ हुआ, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो हमने अभी पृष्ठभूमि देखी है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।